Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। ये चैप्टर 2 है, यूनिट फर्स्ट का, पब्लिक फाइनेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन। राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। अब राजस्व क्या है? अगर आपने अभी तक पब्लिक फाइनेंस वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसे देखें, वरना ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हमने बात करी थी उस चैप्टर में पब्लिक फाइनेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, और उसके क्या वर्गीकरण होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्व क्या है? गवर्नमेंट से। राजस्व का मतलब है सरकार से, जैसा कि हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। सर्वोत्तम व्यवस्था मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से व्यवस्था करे जिससे समाज को अधिक लाभ प्राप्त हो। जैसे सरकार हमसे आय कमाती है, किसके थ्रू? टैक्स के थ्रू, और हमारे ऊपर उसी आय को खर्च कर देती है लोक कल्याण के लिए। तो सरकार इस तरीके से हमसे आय कमाए और खर्च करे जिससे समाज को अधिकतम लाभ हो। ठीक है, ये किसने परिभाषा दी है? ये डाल्टन ने परिभाषा दी। अब इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को अधिकतम सामूहिक कल्याण का सिद्धांत कहा है पीगू ने। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहा है डाल्टन ने। पीगू ने या सामूहिक यूज किया है, डाल्टन ने या सामाजिक यूज किया है, ये अंतर ध्यान रखिएगा। बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत प्रोफेसर मसग्रेव ने कहा है। आगे चलते हैं, इसमें इस चैप्टर में आप दो टर्म्स यूज होती हैं, आप पढ़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो टेलीग्राम पर मिलेगा। ओके, और पब्लिक फाइनेंस की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस चैप्टर में दो टर्म्स पढ़ेंगे। सरकार का जनता पर लगाया गया कर त्याग कहलाता है। जब भी हम लोग टैक्स देते हैं उसको त्याग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ त्याग कर रहे हैं। या आप दुख दर्द कुछ भी बोल सकते हैं भाई। जब पैसा जाता है तो लोगों को दर्द होता ही होता है, चाहे वो बड़ा हीरो हीरोइन है या छोटी आम जनता है। ठीक है, और जो सरकार उस पर व्यय करती है उसे बेनिफिट बोलते हैं। लाइक सरकार गवर्नमेंट कॉलेज खोल रही है, हॉस्पिटल बना रही है, हम फ्री में अपने इलाज करा सकते हैं। जैसे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लग रही है, तो ये सब क्या है? ये बेनिफिट है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। सिद्धांत की व्याख्या, डाल्टन ने सिद्धांत की व्याख्या निम्न रूप से की है। राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। यह सीमा ही राजकीय व्यय और आय में वृद्धि करने का आदर्श सीमा हो सकती है। अब क्या बोला गया इस व्याख्या में कि राजकीय व्यय क्या है? लोगों को कल्याण के ऊपर खर्च किया गया पैसा, उस सीमा तक हमें खर्च करना है वो पैसा जिस सीमा तक हमने उनसे आय प्राप्त की है, जिस सीमा तक उन्होंने हमें वो आय दी है टैक्स के थ्रू। और यहाँ पर ये शर्त है कि वो आय सिर्फ हमें टैक्स के थ्रू ही मिली है। ठीक है, तो सरकार को जनता के ऊपर उस सीमा तक पैसे खर्च करने, उस सीमा तक व्यय करना है जिस सीमा तक उसका जो असंतोष है, और असंतोष कहाँ से आया है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो असंतोष है, और असंतोष कहाँ से आया है? जो उसने टैक्स दिया है, जो उससे उसे असंतोष प्राप्त हुआ है। तो हमें उस सीमा तक सरकार को व्यय करना है जिससे जनता का असंतोष खत्म हो जाए। ठीक है, प्रोफेसर पीगू के अनुसार जब तक सीमांत त्याग सीमांत संतोष के बराबर न हो जाए। आई होप आपको पता होगा सीमांत उपयोगिता किसे बोलते हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सीमांत उपयोगिता की अलग से 1, 2 या 3 मिनट की वीडियो बना दूंगी। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है। पर आप यहाँ समझिए सीमांत त्याग क्या है। सीमांत त्याग का मतलब है जो हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार जिससे आय प्राप्त करती है, जो हम टैक्स देते हैं, वो सीमांत त्याग है। और सीमांत संतोष क्या है? जो सरकार हम लोगों को व्यय करती है, एक्सपेंडिचर करती है, वो सीमांत संतोष कहलाता है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला गया है? जब व्यय बराबर आय, जैसा कि आप डाल्टन की परिभाषा के से समझ सकते हैं कि उस सीमा तक व्यय बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों के उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर नहीं हो जाए। क्या बोला गया? वह हमें उस सीमा तक करना चाहिए जिस सीमा तक लोगों ने जो आय
जो हमें टैक्स दिया है उसकी असंतोष वाली भावना खत्म नहीं हो जाए। अब आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। कर की ये राशि सीमांत त्याग, जो लोगों ने टैक्स दिया है और लोगों को जो संतोष प्राप्त किया है। जैसे आप देख सकते हैं, कर की गई पहली इकाई में लोगों ने 45 रुपये का त्याग करा है और यहाँ पर उन्हें संतोष 110 रुपये का मिला है। दूसरी इकाई में 50 रुपये त्याग किया है, संतोष 90 रुपये का मिला है। तीसरी इकाई में ऐसे ही 60, 85 और 4 में 75 और 75। तो जो इकाई 4 है उस पर सबसे ज़्यादा सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हम डाल्टन का नियम बोलता है कि सबसे ज़्यादा सामाजिक लाभ वहाँ प्राप्त होगा जहाँ बराबर आय हो और बराबर व्यय हो। जितना टैक्स प्राप्त किया है उतना ही दे सकें, जैसा कि यहाँ पे हम ये बात कर चुके हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, भाई ऐसा क्यों, कम और ज़्यादा क्यों नहीं? यहाँ लोगों को तो यहाँ ज़्यादा फायदा होना चाहिए। जब उन्होंने 45 रुपये का त्याग किया, उन्हें 110 रुपये मिल रहे हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, अगर एक व्यक्ति है वो 10 रुपये में एक बर्गर खाता है, ठीक है, 10 रुपये में एक बर्गर खाता है तो उसे बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर वहीं वो उसे और बर्गर खाने के लिए बोल दिया जाए या 10 रुपये में और उसे 4 या 5 बर्गर मिल रहे हैं तो उसे बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। कि अगर जब उसने पहला बर्गर खाया उसे बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई, जब उसने दूसरा बर्गर खाया कम संतुष्टि प्राप्त हुई, तीसरा खाया, एक टाइम ऐसा आएगा उसे बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल उसे बेकार लगेगा कि भाई बर्गर खाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा ही टैक्स देने के उसमें है। अगर कोई इंसान 10 रुपये का टैक्स देता है और सरकार उसके लिए 20 रुपये का काम करती है, सिर्फ उसे उस 10 रुपये से ही मतलब, उसे जो बाकी जो 10 रुपये का हुआ उसे उससे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लॉ बोलता है और ये बात सही भी है। जब हम लोगों के लिए ज़्यादा करते हैं तो लोगों को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर सरकार यहाँ पर अगर लोग 10 रुपये टैक्स देते हैं और सरकार सिर्फ 8 रुपये का काम करे तो लोगों को तब दुख होगा, तब भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उसमें संतुष्टि किस स्थिति में सबसे ज़्यादा मिलेगी? जब वो जितने रुपए दे रहे हैं अगर उनके कल्याण के लिए उतने ही रुपए लगाए जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में जो हमने सीमांत त्याग और सीमांत संतोष की बात की थी, तो इसी में इनके डायग्राम देखते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। जो सीमांत ये ओ एक्स वाई, हम ये डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। यहाँ हम लिखेंगे वह किया गया वह की गई राशि, वह की गई राशि। ठीक है, और यहाँ पर सीमांत संतुष्टि। तो ये ग्राफ ऐसे आता है। ऐसे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एक पॉइंट पर उस आदमी को सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, एक और सीमांत संतुष्टि घटती रहती है। और यहीं हम बात करते हैं सीमांत त्याग की। यहीं हम बात करेंगे सीमांत त्याग की। 0 y सीमांत त्याग का कर ऐसे जाता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा आय की गई राशि या आय किया गया कर, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सीमांत त्याग। तो ये इस तरीके से कर जाता है, क्योंकि जब वो कर देता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा उसका त्याग बहुत ज़्यादा, उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसे दुख होगा ज़्यादा कर देने से। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ, जैसा कि यहाँ बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है सीमांत उपयोगिता का ग्राफ। ये बुक में नहीं है, ये मैं अलग से समझा रही हूँ। सीमांत उपयोगिता लिख सकते हैं, संतुष्टि लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है सीमांत त्याग के ग्राफ। अब डाल्टन का नियम क्या बोलता है? अगर हम इन दोनों ग्राफों को मिला दें, सीमांत उपयोगिता और सीमांत त्याग का, और इनका जो बिंदु काटता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा
कल्याण होगा, इसको एस मान सकते हैं, इसको टी मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा कल्याण कहाँ होगा? जहाँ बराबर दूरी है, टी है, टी1 नहीं है। ओ एस बराबर ओ टी पर सबसे ज़्यादा सामाजिक कल्याण होगा और सबसे ज़्यादा लोगों को वहीं संतुष्टि मिलेगी। अगर आप देखते हैं कि अगर हम ये बिंदु यहाँ मान लें और इसे ऐसे कर लें, इसे T1 मान लें, इसे S1 मान लें, तो आप यहाँ देखेंगे लोगों ने यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ व्यय और यहाँ आय है। जितना लोग यहाँ पर लोग टैक्स दे रहे हैं और यहाँ पर जितना सरकार व्यय कर रही है, तो लोगों ने टैक्स तो ज़्यादा दिया है। आप देखिए OS1 लोगों ने इतना टैक्स दिया और सरकार सिर्फ व्यय कितना कर रही है? OT1 कितना कर रही है? OT1। तो यहाँ भी अधिकतम सामाजिक लाभ नहीं होगा, ऐसे ही आगे होगा। तो सरकार व्यय ज़्यादा करेगी, लोग टैक्स कम देंगे। पर डाल्टन का नियम क्या कहता है? बराबर आय और बराबर व्यय होना चाहिए, वहीं पर संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या समझ नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगी। अब आगे चलते हैं अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। ये भी सेम ऐसा ही है, ये भी मसग्रेव ने वही बोला है, वही डेफिनेशन है। मसग्रेव का यह मानना है कि आय एवं व्यय की सीमा इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि संतुष्टि का बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्रदर्शित करे, कि संतुष्टि का बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्रकट करे। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अधिकतम सामाजिक कल्याण कहाँ होगा? जहाँ पर आय और व्यय बराबर होंगे। ऐसा ही यहाँ पर है। यहाँ पे डायग्राम देखेंगे बुक में, आपको एकदम समझ आ जाएगा। PDF के थ्रू जब देखेंगे आय एवं व्यय का स्तर, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है, इसको इस रूप में दिखाया है। ठीक है, हमने यहाँ पर ही दोनों डायग्राम ले लिए हैं, यहाँ ऊपर और नीचे लिए हैं। यहाँ सीमांत त्याग है, यहाँ सीमांत उपयोगिता है। ये उपयोगिता का ग्राफ है, ऐसे AA1 जो हम यहाँ पहला वाला ग्राफ मान सकते हैं। ये उपयोगिता या अनुपयोगिता का ग्राफ है जो हम सीमांत त्याग को मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो है TQ और QT1 ये बराबर दूरी और सबसे ज़्यादा सीमांत, इसलिए यहाँ पर ये NN1 दिया हुआ है। यहाँ नेट उपयोगिता प्राप्त होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा कल्याण प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप समझिए, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लें और इसको ऐसे कर लें, ठीक है, और इसको यहाँ हम T2 मान लें और इसको हम यहाँ T' मान लें, तो आप और इसको हम यहाँ Q1 मान लें, तो आप यहाँ देखिए Q1 T2 और Q1 T' क्या बड़ा है? Q1 T2 बड़ा है। ठीक है, मतलब सीमांत त्याग जो लोगों ने टैक्स दिया है वो बड़ा है और सरकार ने जो व्यय किया है वो कम किया है, तो लोगों को यहाँ संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लें, समझाने के लिए बताया जा रहा है ये, और इसे यहाँ पर T3 कर ले और यहाँ पे इसे T" कर लें, तो अब आप यहाँ देखेंगे और इसे यहाँ Q3 कर लें, Q3 T3 और यहाँ Q3 T', ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये बड़ा है, बड़े की तरफ ऐसे निशान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग टैक्स तो कम दे रहे हैं, उनके ऊपर व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब भी लोगों को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। और जैसा कि हम नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं, संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी? जहाँ बराबर आय और व्यय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में पब्लिक फाइनेंस में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोफेसर श्रीमती उर्सला ने एक डेफिनेशन दी थी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस नियम की जांच परख के लिए डेफिनेशन दी है। तो आइए इसकी बात करते हैं। ये आपके टॉपिक में ज़्यादा नहीं है, बस आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, 2 कसौटियाँ बताई हैं, अनुकूलतम उत्पादन और अनुकूलतम उपयोगिता। सिर्फ इतना याद रखिए, आपके टॉपिक में इससे ज़्यादा डीपली नहीं दिया है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ। आगे पढ़ते हैं। एक समाज में उपयोगिता या संतुष्टि उस समय अधिकतम होती है जब बिना किसी दूसरे की संतुष्टि को कम किए किसी एक की संतुष्टि में वृद्धि नहीं की जा सके। सिंपल है, एक समाज में कब ज़्यादा अधिक संतुष्टि होगी, एक समाज में कब अधिकतम लाभ होगा, जब किसी दूसरे की यहाँ पर जब किसी दूसरे का ऐसा ना करें कि यहाँ संतुष्टि कम हो गई, हम किसी की संतुष्टि को कम कर दें और दूसरे की संतुष्टि को बढ़ा दें, नहीं, बराबर रहना चाहिए। ठीक है, आलोचना क्रिटिसिज्म। अब इसकी क्या आलोचना है? त्याग और उपयोगिता का माप कठिन है। सिंपल है, अगर मैं टैक्स दे रही हूँ, जो मैं त्याग कर रही हूँ, जो मेरे मन में पेन है, वो मैं मेजर थोड़ी ना कर सकती हूँ कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि नहीं। तो ये एक आत्मिक भाव होता है। आप जैसे बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वर्तमान त्याग और भविष्य उपयोगिता का अनुमान लगाना कठिन है कि आप अब इस समय टैक्स दे रहे हैं और अगर ये
स्कूल और कॉलेजों के लिए वेलफेयर के लिए काम में लिया जा रहा है, तो इसके परिणाम बहुत बाद में जाके मिलते हैं कि इस कॉलेज बनेगा, फिर बच्चे पढ़ेंगे, फिर वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो बहुत बाद में जाके इसके लाभ दिखाई देते हैं। कर भार का अनुमान लगाना कठिन है। आप लगा नहीं सकते कि आपने यहाँ पे कर दिया और इस कर के कारण आपको यहाँ पर ये वेलफेयर, ये सरकार ने ये कल्याण किया है, ठीक है। अनुपयुक्तता और उपयुक्तता में संबंध कठिन है। जब उपयुक्तता और अनुपयुक्तता को हम मेजर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते मेरे को त्याग करने से जो मैंने टैक्स दिया है कितना दुख प्राप्त हुआ है, तो उसको में आप संबंध बैठाना तो ऑब्वियसली कठिन होगा। लाभ क्या है? राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य स्पष्ट है। इस क्रिया का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें सामाजिक लाभ करना है, जैसा कि हमें चैप्टर ही बताता है, चैप्टर का नाम ही बताता है। सार्वजनिक व्यय के संबंध में नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन। एक नया दृष्टिकोण है जो पीगू डाल्टन लेके आए थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये चैप्टर खत्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर था। हम चैप्टर 3 लेके आएंगे जल्दी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा।